कक्षा में सभी छात्र मंगलू को देखकर दबी दबी हंसी में हंस रहे थे। अध्यापक ने उसे मुर्गा बना दिया था। अध्यापक अपने छात्रों को समझा रहे थे, कभी इसके जैसे नालायक मत बनना। रोज सजा पाता है, कभी ठीक से पढ़ाई नहीं करता। इसका कुछ नहीं हो सकता। हर बार समझाता हूँ, फिर भी गलती करता है। हिंदी जैसे विषय में भी गलती करता है, तब इसका कुछ नहीं हो सकता। मंगलू, कल अपने घर से पिताजी को बुलाकर लाना। उन्हें भी तुम्हारी नालायकी का पता चलना चाहिए। जी मास्टर जी। मंगलू ने मुर्गा बने बने सर हिलाया। अगले दिन मंगलू अपने पिताजी झुमरू जी को लेकर अध्यापक के पास गया। वहाँ पर पहले से ही उसकी कक्षा के अन्य छात्र सोनू के पिताजी श्रीकांत जी भी अध्यापक के पास बैठे हुए थे। अध्यापक सोनू की बहुत तारीफ कर रहे थे। कितना लायक बच्चा है, जरा सा बताता हूँ पूरा पाठ याद कर लेता है। ऐसे छात्रों पर विद्यालय भी गर्व करता है। और एक इसे देखिए, कितना भी पाठ समझाऊं, हर बार उसकी अलग ही व्याख्या करता है। मंगलू की ओर देखते हुए अध्यापक ने उसके पिताजी झुमरू से शिकायती लहजे में कहा। झुमरू ने सफाई देते हुए कहा, मास्टर जी, घर में कोई इसे पढ़ाने वाला है ही नहीं। मैं भी इस लायक नहीं कि इसे ठीक से पढ़ा सकूं। आप इसे जो सजा देना चाहो दो, अगर यह अपना पाठ सही याद ना करे। अध्यापक भी अब थोड़ा नरम पड़ गए। मंगलू, अपनी कक्षा में जाओ और पाठ पढ़ो, और आप भी जाइए। अगर इससे सुधार ना हुआ तो मैं फिर आपको बुलवाऊंगा, झुमरू से अध्यापक ने कहा। गर्व से सीना ताने हुए सोनू के पिता ने अध्यापक से कहा, इन जैसे कुलों में पैदा होने वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे? इन्हें तो ऊपर वाले ने ही हमारी और आपकी सेवा के लिए ही भेजा है। श्रीकांत और झुमरू एक ही मोहल्ले में रहते थे। पहले तो मंगलू और सोनू में कुछ दोस्ती के आसपास कोई चीज थी, परंतु पढ़ाई से अलग सामाजिक दिखावे की वजह से भी श्रीकांत ने सोनू को मंगलू से मिलने जुलने से मना कर दिया था। अगर सोनू जैसे छात्र लायक हो तो विद्यालयी शिक्षा जहां सामाजिक और आर्थिक भेद मिटाने का काम करती है, वहीं मंगलू जैसे नालायक फिसड्डी छात्र इसके अभाव में उनके पिताओं में भी दूरी करवा देते हैं। खासकर अगर कोई झुमरू की तरह गरीबी और सामाजिक भेदभाव जैसे मजबूत दुश्मनों का सताया हुआ हो, जिन्हें श्रीकांत जैसे कुल अभिमानी अपनी दकियानूसी परंपराओं में घिरे हुए लोग इन दुश्मनों को और भी पालते पोसते रहते हैं, ताकि कोई उनसे निमंत्रण उनके बराबर ना आ जाए। यहाँ सोनू अपनी ईश्वरीय प्रदान अच्छी अक्ल और अपने अच्छे विशेष कुल में जन्म की वजह से दिनों दिन विद्यालय शिक्षा में मजबूती से कामयाब होता जा रहा था। वहीं मंगलू विद्यालय शिक्षा में बिना किसी उचित मार्गदर्शन और उस पर भी समाज द्वारा बनाए हुए उच्च कुल और निम्न कुल के तमगे का बोझ उठाते हुए विद्यालय शिक्षा में जैसे तैसे उत्तीर्ण होता जा रहा था। दोनों ही सभ्य समाज द्वारा दिए हुए लायक और नालायक वर्गीकरण में रहने के आदी होते जा रहे थे। प्रकृति कभी किसी मानव निर्मित बनावटी हथियार जैसे उच्च और नीच कुल, मान मर्यादा, सामाजिक भेदभाव में नहीं झांकती। वह तो अपने बनाए हुए जीवों, चाहे मानव हो या कोई और, सभी पर समान धूप, पानी, हवा, जमीन, आकाश रूपी स्नेह की निरंतर बरसात करती रहती है। ऊपर वाले का शुक्र है, ऊंचा कुल, ताकत, पैसा, रुतबा, पाखंड जैसे मानव निर्मित बनावटी हथियार धूप, हवा और आकाश इन पर अपना अधिकार जमाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। अपवाद स्वरूप प्रकृति द्वारा दिए हुए जमीन और पानी जैसे अनमोल उपहारों पर इन बनावटी हथियारों की आड़ में निरंतर कब्जा किया जाता रहा है। 10-12 बसंत गुजरने के बाद सोनू और मंगलू युवा हुए तो अपने अपने भाग्य का निर्माण कर चुके थे। जहां सोनू अपनी योग्यता से अधिक पिता के विशेष संबंधों द्वारा विदेश में अपने सपने पूरे करने चला गया, वहीं मंगलू अपने पिता की तरह रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले संघर्ष के लिए सज्ज था। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई जमाया काम नहीं मिला। एक दिन झुमरू ने कहा, तेरी जैसी नालायक औलाद से मुझे यही उम्मीद थी। ना तो ढंग से पढ़ सका, न ही कोई ढंग का काम कर पा रहा है। मंगलू तो ऐसे शब्दों का आदी था। इन्हीं शब्दों में तो उसकी परवरिश हुई थी। उसे कोई असर न पड़ा। अम्मा, मुझे भोजन परोस दो, बहुत भूख लगी है। अपनी अम्मा से कहने लगा। अम्मा ने झट से भोजन परोस दिया। किसी भी माँ की नज़र में उसकी औलाद हमेशा लायक ही होती है। मंगलू की ढाल अब उसके साथ थी।
इसलिए झुमरू ने वहाँ से दूर होने में ही भलाई समझी। कुछ समय बाद एक दिन श्रीकांत की धर्मपत्नी माया की मोहल्ले के बाहर एक मोटर से दुर्घटना हो गई। वह खून से लथपथ सड़क पर गिरी हुई थी। भीड़ देखकर मंगलू वहां पहुंच गया। उसने तुरंत श्रीकांत जी को घर जाकर खबर कर दी। उन दोनों ने फौरन एक रिक्शा में उन्हें बिठाया और पास के अस्पताल में लेकर चले गए। शायद श्रीकांत जी का रुतबा और विशेष कुल उस दिन छुट्टी पर थे, तभी वह मंगलू की मदद लेने को सहमत थी। मंगलू ने श्रीकांत से कहा, अंकल अगर कुछ अस्पताल का कोई काम हो तो बता देना, मैं कर दूंगा। जब तक श्रीकांत की पत्नी को होश न आया वह आसपास ही टहलता रहा। उसके वहां रहने से श्रीकांत की हिम्मत भी कुछ बढ़ी हुई थी। कुछ समय बाद श्रीकांत की पत्नी ठीक होकर घर पर आ गई। उन्हें झुमरू की सेवा और मदद के बारे में पता चल चुका था, इसलिए दोनों पति पत्नी मंगरू के घर पर धन्यवाद करने गए। वहां उन्हें झुमरू की आवाज़ आई। झुमरू मंगरू पर रोज की तरह भड़क रहा था। तेरी जैसी नालायक औलाद किसी दुश्मन को भी न दे, तू किसी काम का नहीं है। सोनू को देख, विदेश में कितनी बढ़िया नौकरी कर रहा है। मंगलू अपने चिर परिचित अंदाज में मुंह लटकाकर खड़ा था। श्रीकांत, झुमरू कैसे हो? झुमरू, ठीक हो श्रीकांत जी, कहो हम जैसों के घर कैसे आना हुआ? कहाँ आप भी लायक और आपकी औलाद भी लायक। मेरे यहाँ तो मैं भी और मेरी औलाद सभी नालायक हैं। हमसे क्या काम आन पड़ा? मंगरू, जो अब तक चुपचाप पिता की डांट खा रहा था, तुरंत बोल पड़ा। पिताजी घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं, यह भी भूल गए क्या? पिता कभी अपनी विफलता पर नहीं रोता। अगर औलाद विफल हो जाए तो उसका गुबार वह हर उस चीज़ पर निकालता है जो भी उसकी औलाद के विफल होने में सहायक होती है। झुमरू का मिजाज आज गर्म था, इसलिए स्थिति भांपते हुए माया ने मोर्चा संभाला और मंगरू की माँ से कहा, बहन जी, मंगरू ना होता तो मैं सही समय पर अस्पताल न पहुँच पाती। बड़ा ही नेक बच्चा है। अस्पताल में इसने हमारी बहुत सेवा की है। माया ने आगे बताया कैसे मंगरू ने दुर्घटना के समय उसकी मदद की थी, इसीलिए वह मंगरू का शुक्रिया अदा करने आए थे। झुमरू माया को सुनकर थोड़ा सहज गया था। उसने श्रीकांत जी की ओर देखकर कहा, ये नालायक इतना भी नहीं करेगा तो इसका आदमी का जन्म बेकार ही होगा। श्रीकांत जी का ऊंचा कुल और रुतबा आज झुमरू के सामने बौने हो गए थे और मंगरू का नालायकी वाला तमगा कुछ दूर झटक गया था। एक दिन श्रीकांत जी की तबीयत अधिक खराब हो गई। वह अस्पताल में भर्ती हो गए। माया ने सोनू को विदेश में खबर करी, पर उसने अपनी नौकरी का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। पैसे भेजने की कहने लगा। श्रीकांत जी ने माया से फ़ोन लेकर कहा, नहीं चाहिए तेरे पैसे, अपने पास रख, और फ़ोन काट दिया। माँ बाप का कलेजा अपनी औलाद को देखकर बढ़ता है, न कि उसकी दौलत को देखकर। मंगरू और झुमरू श्रीकांत जी मिलने अस्पताल में गए, हालचाल लिया और जाने लगे। जाते हुए झुमरू ने मंगरू से कहा, नालायक अंकल का ध्यान रखना और कुशल क्षेम लेते रहना। बहन जी, इस नालायक को कुछ भी काम बेहिचक बता देना, माया से कहा। मंगरू दिन रात श्रीकांत और माया की सेवा करता, जिससे उसने बुरे दिन जल्दी कटने लगे। मंगरू की सेवा भाव देखकर श्रीकांत जी आज सोच में पड़ गए थे। एक मेरी लायक औलाद बाप की बात नहीं मानती और नालायक औलाद बाप की बात मानती है। इधर सोनू भी अपने पिता द्वारा फ़ोन काटे जाने के बाद से अपने पिता के पास जाने के लिए झटपटाने लगा। उसने तुरंत फ्लाइट द्वारा अपने देश में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वह कुछ दिन बाद अपने पिता के पास पहुंच गया। उसके पिता अभी अस्पताल में ही थे। वहाँ मंगरू भी अपने पिता के साथ बैठा था। सोनू, पापा कैसे हो? रुआसा होकर बोला। श्रीकांत, नौकरी से फुर्सत मिल गई मेरी औलाद को। श्रीकांत जी उसे देखकर अंदर से खुश थे, पर बाहर से जाहिर नहीं कर रहे थे। माया भी श्रीकांत के गुस्से का ढोंग कर रही थी, इसलिए वह भी मौन थी। मंगरू ने माहौल को संभालते हुए कहा, अंकल आप सोनू पर गुस्सा मत होइए। यह जाते वक्त मुझसे बोलकर गया था, मेरे पीछे मेरे माता पिता का ध्यान रखना। आपकी दुख तकलीफ यह मुझसे फ़ोन द्वारा लेता रहता है। आपको इसकी और मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, इसीलिए आपके सामने हम कभी नहीं मिलते थे, पर विद्यालय में यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और आज भी है। अब जबकि इन दोनों की दोस्ती की पोल खुल चुकी थी, सोनू ने आगे बताया, मंगरू, मैंने तेरी पेंटिंग विदेश में कई नामी चित्रकारों को दिखाई है, जिसमें से कई तेरी पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुए हैं। तुझे जल्दी ही कोई नया पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिलने वाला है। तेरा नालायकी वाला तमगा इस्तीफा देने वाला है।
एक ने तो अपने साथ काम करने की पेशगी भी दे दी है। उसे 1 पैसों का चेक थमा दिया। सामाजिक भेदभाव, दकियानूसी, पाखंड, ऊंचा या नीचा कुल, रुतबा, गरीबी, लायक और नालायक का लिबास, आज इन दोनों की गाढ़ी दोस्ती और प्यार के सामने छिन्न भिन्न हो चुके थे, जिनके साक्षी झुमरू और श्रीकांत दोनों ही थे। जिस दोस्ती के लिए श्रीकांत जी मना कर रहे थे, आज अपने बेटे की उसी दोस्ती पर उसे नाज हो रहा था। श्रीकांत जी ने सोनू को गले लगाते हुए कहा, मैं तो बनावटी ऊंचे कुल की दुहाई देता रहा, तूने तो ऊंचे कुल का असली काम क्या होता है यह विदेश में जाकर भी दिखा दिया। झुमरू भी श्रीकांत की ओर कृतज्ञ होकर देखकर बोले, साहब हमने कुछ जाने अनजाने में आपके प्रति अपशब्द निकले हो तो क्षमा कर देना। श्रीकांत जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब हमारी दकियानूसी और फौली विचारधाराओं ने कांटे वाले पेड़ पाले हैं तो हाथ में कांटा चुभने का डर तो बना ही रहेगा। श्रीकांत जी ने कहा, नालायक जाकर मिठाई लेकर आ, आज खुशी का दिन है। अब मंगरू भी किसी से कम नहीं रहा। यह सुनते ही जब सोनू जाने लगा तब माया ने माहौल को थोड़ा हल्का किया और कहा, यहाँ तो 2-2 नालायक बैठे हैं, आप किस नालायक से कह रहे हैं। माया की बात सुनकर श्रीकांत, झुमरू, सोनू और मंगरू सभी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे।